हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोगों को बात करनी है अपने चैप्टर मेटलर्जी के बारे में, जो है मेरा एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 6 और इसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाम से क्लियर होगा मेरे को यहाँ पे आइसोलेशन करना है एलिमेंट्स का। तो इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिए गाइस। हम लोग सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लोहा हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, हमारे घर पे बहुत सारे गेट हैं जो लोहे के बने होते हैं, स्टील के बर्तन बने होते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि मैं ये सब अपने डेली डे टू डे यूजेज की जो चीज़ें हैं वो मैं बना पाऊँ। तो क्या आपको लगता है सीधा आप लोगों ने एक चट्टान ली और चट्टान के अंदर से डायरेक्ट ऐसा आयरन निकाल लिया जो आपका ये सब बनाने के काम आता होगा? बिल्कुल भी नहीं। आयरन किसी फॉर्म में निकलता होगा, उस फॉर्म में उसको निकालने के लिए भी कुछ प्रोसेस लगे होंगे। फिर इस फॉर्म पे जो निकाला है आपने आयरन को, उस पे कई तरीके के प्रोसेस लगाए होंगे, तब जाके उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ होगा। कहने का मतलब किसी भी चट्टान में से, अगर देखिए चट्टान में क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरे मिनरल्स होते हैं बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में ही होते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट मैंने निकाली, अर्थ की क्रस्ट में से कोई टुकड़ा निकाला, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोसेस लगाए होंगे और वो बहुत सारे प्रोसेस लगाने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिला होगा। इस कहानी को मैं पढ़ूंगा इस चैप्टर के अंदर, तो ऐसे कुछ कॉमन प्रोसेस होंगे जो बहुत सारे एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन में काम आते हैं। वो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाला हूँ। मैं अपने एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन करने वाला हूँ। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, और शुरू करते ही मेरे को 3 वर्ड्स काम के दिखेंगे। एक दिखेगा मिनरल, एक दिखेगा ओर्स, एक दिखेगा गैंग और एक दिखेगा मेटलर्जी। ध्यान से देखिए, मिनरल्स बेसिकली पाए जाते हैं मेरी अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जिनके अंदर मेरा कुछ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मिनरल के अंदर से अगर मुझे आयरन निकालना है तो मिनरल बहुत फॉर्म्स में होते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारी फॉर्म्स के मिनरल होते हैं, एक टाइप की चट्टान नहीं होती, हर जगह अलग अलग टाइप की चट्टान होती है। उन चट्टानों के अंदर किसी के अंदर 70% है आयरन, किसी के अंदर 50% है आयरन। तो इसके अंदर से एक्सट्रैक्शन कैसे करूंगा, क्या प्रोसेस लगाऊंगा, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मिनरल आप लोग को क्लियर हो गया होगा आई थिंक शायद, कि अर्थ क्रस्ट में मेरे को ये मिलते हैं और इसके अंदर से मैं अपने एलिमेंट्स फाइंड आउट करता हूँ। तो फिर ओर्स क्या होते हैं गाइस? ओर्स की डेफिनेशन जानने के लिए कुछ यहाँ पे देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो चट्टानें थी। एक चट्टान के अंदर मेरे पास 80% आयरन था और एक चट्टान के अंदर मेरे पास 60% आयरन था। बट इस 60% आयरन के अंदर से ये मेरा इकोनॉमिकल प्रोसेस था। ये मेरा ऐसा प्रोसेस था जिस पे मेरा पैसा कम लगता है। जो मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इसके अंदर से आयरन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, पैसा कम लगता है इसके अंदर। तो पैसा जिसके अंदर कम लगता है उसके अंदर से अगर मैं आयरन निकालूंगा तो जिसके अंदर से मैं आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे, उसको कह दूंगा मैं ओर। तो यानी कि ओर इस टाइम पे इन दोनों रॉक्स के अंदर से ये बेसिकली मेरी ओर हो जाएगी, और इसको मैं ओर नहीं कह सकता। तो ओर बेसिकली मेरे होते तो मिनरल्स ही हैं, मिलते ये भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हैं, बट ये ऐसे रॉक्स होते हैं जिसके अंदर से प्रोसेस लगाना मेरे को चीपर पड़ता है। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो ओर्स मेरे पास ऐसी चट्टानें हैं जिसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकल है। तो मैं आपको यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि सारे के सारे ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। आई रिपीट, सारे के सारे ओर्स मिनरल्स ही होते हैं,
बट सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं। यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो गैंग मेरे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो मेरी इन चट्टानों के अंदर मुझे मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा और आपको चाहिए और आपको मिल जाए। भाई उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें होंगी, बहुत सारे कीड़े होंगे, बहुत सारा मेरे पास तरह तरह की इम्प्योरिटीज़ होंगी, बड़े सारे अदर कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़े होंगे। तो इन्हीं को ही तो अलग करने के लिए प्रोसेस लगा रहे हो यार आप लोग, और क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ से पिक्चर्स कुछ क्लियर कर दूंगा और गाइज मैं अपना आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या होता है मेरे पास प्रोसेस। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों के 3 मेजर स्टेप्स दिए हुए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर हम यही 3 स्टेप्स के बारे में जानकारी लेंगे, बट ये इस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे सबसे पहले। इसके अंदर 4-5 प्रोसेस होंगे। फिर मैं करूँगा आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर। जो ओर आपने कंसेंट्रेट किया है उसका अंदर से फर्दर एलिमेंट को आइसोलेट करना, इसके अंदर फर्दर 3-4 अलग प्रोसेस होंगे। फिर मैं करूँगा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसके अंदर फर्दर 3-4 प्रोसेस होंगे। यानी कि एक पहले पेज के अंदर पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ओर्स को कंसेंट्रेट करने वाले हैं, यानी कि उनका काफ़ी सारा अमाउंट अलग करने वाले हैं। ऐसा करने के 2-3 प्रोसेस होंगे। फिर इस ओर के अंदर से ही मैं मेटल को निकालूंगा, फिर जो मेटल निकाला है उसको मैं प्योर कर दूंगा। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बना के इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। और द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी, और इन सभी के सभी प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जी। तो आई होप आपको मेटलर्जी क्लियर हो गया है। पहले इतने से डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्लियर हो गया है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, और मेटलर्जी के अंदर हम क्या करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अक्रेंस ऑफ मेटल आता है। अक्रेंस ऑफ मेटल के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। उसके बाद आयरन काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, काफ़ी आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। बट कैसे मिलता है, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बेसिकली ओर्स बने हुए हैं जिसके अंदर से मैं ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अगर मुझे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है एल्यूमिनियम, तो मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ओर्स से यूज़ होती हैं एलिमेंट एल्यूमिनियम निकालने के लिए, वो होता है बॉक्साइट, होता है कैलोनाइट, वो होता है कैलोनाइट। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। और ये होती है इनकी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जिसके अंदर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बेसिकली ये बॉक्साइट का कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर से मैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करूँगा, जिसके अंदर से मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करूँगा, दैट इज़ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट एंड आयरन पायराइट। तो यार ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले आपके काफ़ी ज़्यादा MCQ में पूछे जाएंगे कि ये फलान और किस मेटल का है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। इनकी फ़ोटो बहुत ध्यान से देखनी है, 4 से 5 बार, काफ़ी याद रखना है। कॉपर पायराइट काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जिंक ब्लेंड के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जिंक ब्लेंड इज ZnS। आप लोगों को याद रखना है कि ZnS के अंदर से मान लो आप लोगों को जिंक निकालना पड़ेगा। तो ZnS क्या है, बेसिकली जिंक ब्लेंड नाम है इसका। जिंक ब्लेंड के अंदर से आप लोग क्या निकालते हो, टेक्निक्स लगा के कुछ जिंक लगाते हो। तो इस टेबल का आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो ओर्स हैं, किसके एलिमेंट के ओर हैं, ये कौन सा मेटल यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अपने चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको पिछले पेज पे दिखा होगा, हमने कंसेंट्रेशन ऑफ ओर करना था, और आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग केवल और केवल कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के प्रोसेस करेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर क्या चीज़ है, देखिए गाइस, आपके पास एक चट्टान थी, बेसिकली आप ऐसे कह लो, चट्टान के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस होगा दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, जो ओर को कंसेंट्रेट काम करने के आएगा। जैसे आप लोग ऐसे सोच लीजिए कि मान लीजिए मिट्टी के अंदर आप लोगों का सिक्का पड़ा हुआ था और वो सिक्का गंदा था। अब ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी के अंदर से आपने सिक्का निकाला और सिक्के को डायरेक्ट जेब में डाल देंगे। भाई मान लो उसके ऊपर कोई सुसु कर गया हो, कोई पोटी कर गया हो, तो आप क्या उसको साफ़ नहीं करेंगे, आप क्या उसको धोएंगे नहीं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये नहलाना धुलाना है ओर्स को, और इसके अंदर से मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर देना है। जो काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा ऊपर से दिखता है उसको साफ़ कर देना है। क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसेंट्रेशन
कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रेसिंग, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेनिफैक्शन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंसेंट्रेशन। ये सारी की सारी बातें एक ही हैं, ये सारी की सारी बातें एक ही है। ड्रेसिंग आप ऐसे लगा लीजिए, आप लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर क्या करते हैं, ड्रेसिंग होगी ना ये आपकी। वैसे ही उसी तरीके से मेरे को ओर्स को निकालना है, उसको नहलाना धुलाना है बस बेसिकली। वही पानी वानी से ही नहलाऊंगा। देखिए सबसे पहली टेक्निक क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग टेक्निक के अंदर क्या रहेगा, मान लो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं और मान लो आपके ओर्स हैं, तो क्या होगा, इनका एक मिक्सचर होगा और इसके अंदर एक चीज़ हैवी होगी और एक चीज़ लाइट होगी। अब मान लीजिए ओर्स क्या थे मेरे पास, हैवी थे, ओर्स क्या थे मेरे पास, हैवी थे, और इम्प्योरिटीज़ क्या थी मेरे पास, लाइट थी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर चक्की सी बना देनी है, यहाँ पर चक्के से बना देने हैं, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे दोनों चीज़ों को रख देना है। ये मैं ओर्स रख रहा हूँ और क्लियरली इम्प्योरिटीज़ की बात करूँगा तो ये रही मेरी इम्प्योरिटीज़, ये रही मेरी इम्प्योरिटीज़, ये रही मेरी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अभी मेरी इम्प्योरिटीज़ क्या थी, लाइट थी, तो ये बड़े वाले गोले क्या है मेरे पास, इम्प्योरिटीज़ हैं, इनका जो वेट है वो कम है बेसिकली, हालांकि बड़े वालों का ज़्यादा होना चाहिए था। चलिए मैंने उल्टा बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी ध्यान रख लो यार, यही ध्यान रख लो कि एक हैवी है एक भारी है। यहाँ से आप लोग पानी मारेंगे, यहाँ से आप लोग पानी मारेंगे, ठीक है। वॉश करना है बेसिकली, टेक्निक इज़ वॉशिंग, नहलाना धुलाना है। पानी मारेंगे तो पानी के साथ जो बह जाएगा वो हैवी पार्टिकल रह जाएगा और हल्का पार्टिकल बह जाएगा। तो हैवी पार्टिकल यहाँ से अलग हो गया, फिर पानी के साथ जो अलग बह रहा है उसको मैं अलग से इकट्ठा कर लूँगा। दिस टेक्निक इज़ नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। काफ़ी ज़्यादा आसान थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हैवी और लाइट को पानी मार के अलग करना इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग। आगे बढ़ते हैं गाइज अपनी टेक्निक पे। सेकंड टेक्निक इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके काम आएगा, दिमाग में मुझे आयरन आ जाना चाहिए कि ये आयरन के ओर्स को कंसंट्रेट करने के काम आएगा। गाइज यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट पड़ी हुई है, यहाँ से आप लोगों ने इम्प्योरिटीज़ और ओर्स दोनों डाल दिया है, यहाँ से वो चक्का चलेगा। ये आप लोगों ने मैग्नेट लगा रखी है, इस मैग्नेट पे और चिपक जाएगा अगर आयरन का होगा, और इम्प्योरिटी जो होगी वो अलग होती जाएगी। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर योर इम्प्योरिटीज एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर योर दैट ओर्स, दैट कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स विच यू रिक्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को गाइस। तो यहाँ से ये टेक्निक आयरन के ओर्स को कंसेंट्रेट करने के काम आएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग क्लियरली यहाँ से कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे बेस्ट रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक, फ्रॉथ फ्लोटेशन, और एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर पूछी जाएगी स्कूल के। तो आप लोग ध्यान रखें, बहुत ध्यान से सुननी है टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे याद रखनी पड़ेंगी। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, क्या होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड गाइस, ध्यान से सुनना है। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने सल्फाइड ओर्स लूँगा। कौन से ओर्स लूँगा गाइस, सल्फाइड ओर्स लूँगा मैं। ये सल्फाइड ओर्स क्या होते हैं, जैसे आपका ZnS हो गया जो आप लोगों ने अभी पीछे बॉक्स के अंदर पढ़ा है। तो मान लिया मैंने सल्फाइड ओर ले लिए और गैंग पार्टिकल जो उसके अंदर थे, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ थी, दोनों का मिक्सचर ले लिया, और दोनों के मिक्सचर को क्रश करके पाउडर बना लिया, इस पाउडर को आप लोगों को ये सिस्टम दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने पानी के अंदर इस पाउडर को मिला दिया अच्छे से। अब इस पानी के अंदर क्या पड़ा हुआ है आप लोगों का, क्रश्ड आइटम्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सल्फाइड ओर्स हैं ये लाइटर पार्टिकल्स हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, और वो जो हो जाएंगी आप लोगों की बेसिकली पानी के अंदर रह जाएंगी, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लोगों को बताया, मैंने अभी तक इसका पाउडर बनाया है, इस पानी के अंदर डाला है। इस पानी के अंदर मेरे को 2-4 चीज़ें और डालनी है जिनका नाम है कलेक्टर्स, जिनको मैं कहता हूँ कलेक्टर्स माने पाइन ऑयल डाल दिए, और यहाँ पे मैंने फैटी एसिड्स डाल दिए कुछ, ठीक है। तो ऑयल के अंदर अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे पास मेरा सल्फाइड और मुझे अलग करना है, सल्फाइड और का कंसेंट्रेशन अलग करना है, तो ऑयल के साथ मेरा सल्फाइड का और जुड़ जाएगा। यानी कि अगर मैं ZnS की बात करूंगा तो ZnS के साथ ये पाइन ऑयल क्या बना लेंगे, ZnS को पकड़ लेंगे। ये पाइन ऑयल जो मैंने इस पानी के अंदर डाले हैं वो ZnS के साथ बॉन्ड शेयर करेंगे, ZnS को पकड़ लेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर अभी तक तो कलेक्टर्स डाला जो आप लोगों के पाइन ऑयल फैटी एसिड थे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ गाइज यहाँ पर एक झाग बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, झाग।
उस झाग की लाइफ पीरियड बढ़ाने के लिए, उस झाग का लाइफ पीरियड बढ़ाने के लिए मैं फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स डालूंगा जो होते हैं क्रिसॉल और एनिलीन। तो आपको ये नाम याद रखने हैं फिलहाल। अब क्या करेंगे, आप लोगों ने इसके अंदर दो तीन चीज़ें डाल दी हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ क्रश्ड पाउडर डाला है, क्रश्ड पाउडर के साथ यहाँ पे कलेक्टर्स डाल दिए, कलेक्टर जो कि आप लोगों के जो आपका ओर होगा उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें करी। इसके बाद मैंने इसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर डाल दिए कि जो झाग बनेगी उसका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाए। आपको यहाँ पर एक पंखा दिख रहा होगा, मोटर दिख रही होगी गाइज, ये मोटर घुमाऊंगा मैं, यहाँ पे एनर्जी डालूंगा, ये रोटेट करेगी। इतना तेजी से ये रोटेट करेगी, इतना तेजी से ये रोटेट करेगी कि आपके जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे और जो ऊपर से आपने ऑयल डाल रखा है ये दोनों निकल करके अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टिकल्स कैसे हैं, ये लाइट हैं। तो यहाँ पे गाइस बनने वाली है झाग जो आपको ऊपर अलग दिख रही होगी, ये झाग एक बार बन जाएगी। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करेंगे, अलग कंटेनर में ये पूरी की पूरी झाग निकाल करके अलग कंटेनर में रखेंगे। अलग कंटेनर में झाग एक बार आ जाएगी, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर देंगे, इस पे लाइट मारेंगे और इसको सुखा देंगे, इस पे लाइट मारेंगे और इसको सुखा देंगे। तो क्लियरली आपके पास आपका जो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा कि जब ये सूख जाएगा, जब झाग हट जाएगी तो आपको आपका जिंक सल्फाइड मिल जाएगा, ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगी कि फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक के अंदर मैं क्या करूँगा, फ्रॉथ बनाऊंगा, फ्रॉथ को अलग करूंगा, सनलाइट की प्रेजेंस में उसको हीट करूंगा और मेरे को मेरा ZnS मिल जाएगा। तो गाइस मैं एक बार दोबारा से आपको ये टेक्निक समझाऊंगा यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर और चीज़ बताने वाला हूँ। तो क्लियरली मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सल्फाइड और लिए विद इम्प्योरिटीज़, क्रश किया, पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसके अंदर कलेक्टर्स डाले, उसके अंदर फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स डाले जिनके नाम आपको रटने हैं अच्छे से। पंखा चलाओगे फ्रॉथ बनेगी, फ्रॉथ बन जाएगी, एक बार उसको अलग कर लोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करोगे, आप लोगों को आपका सल्फाइड और मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइज। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें थी, यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट्स थे, यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के सल्फाइड थे, दो तरीके के सल्फाइड बोलूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास ZnS भी था, मेरे पास PbS भी था। अगर मेरे पास इसके अंदर PbS भी है और मेरे पास ZnS भी है और मुझे चाहिए एक, मान लो ये आप लोगों का क्या है, इम्प्योरिटी है, ये आप लोगों का क्या है, इम्प्योरिटी है। तो आप बोलोगे मैं कुछ ऐसा कंपाउंड डालूंगा जो ZnS के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे मैंने इसके अंदर NaCN डाल दिया, NaCN क्या करेगा, ZnS को फ्रॉथ में जाने से रोक देगा, इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और फ्रॉथ में कौन जाएगा, अकेला PbS, और आप लोग इसको अलग कर लेंगे। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो दो मेरे पास ओर्स के बीच में डिफरेंशिएट करवाएंगे उनको बोलता हूँ मैं डेप्रेजेंट्स, तो डेप्रेजेंट्स की कहानी अच्छे से याद रखनी है आप लोगों ने कि NaCN एज एन डेप्रेजेंट एक्ट करेगा कब, जब दो सल्फाइड और होंगे ZnS और PbS, वो ZnS के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और उसको प्रिवेंट करेगा ताकि वो फ्रॉथ में ना जा पाए। जो फ्रॉथ में नहीं जा पाएगा वो आपका इम्प्योरिटीज़ के साथ रह जाएगा और आपका PbS फ्रॉथ में चला जाएगा और आप लोग इसको अलग कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये टेक्निक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पर, अगर वीडियो स्टॉप करके एक बारी, और इसके नोट्स यहाँ से बना लेना। अगली टेक्निक के ऊपर बढ़ते हैं। लास्ट टेक्निक है हमारी लीचिंग के अंदर गाइज मुझे ये ध्यान रखना है कि जो ओर है मेरा वो सॉल्यूबल है मेरे सॉल्वेंट के अंदर, और जो इम्प्योरिटी है वो मेरी जो है वो इनसॉल्यूबल है। तो बेसिकली सॉल्यूबिलिटी के आधार पर मैं इसको अलग करने वाला हूँ लीचिंग प्रोसेस के अंदर कि ओर क्या है मेरा, सॉल्यूबल है। सबसे पहले इसमें दिमाग दौड़ाना। इसके बाद देखो गाइस, मुझे यहाँ पर मेरे को निकालना है एल्यूमिनियम, ओर ऑफ एल्यूमिनियम कंसेंट्रेट करना है मेरे को। यहाँ पे और किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का और निकालना है। एल्यूमिनियम का और किससे निकालोगे आप लोग, बॉक्साइड बोलते हो आप लोग उसको, ये बात ठीक है। तो इसके अंदर गाइस होता क्या है ना, मेरे पास SiO2 और TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड SiO2, ये बेसिकली किसका काम करती हैं, ये इम्प्योरिटीज़ का काम करेंगी। किसका काम करेंगी गाइस, ये इम्प्योरिटीज़ का काम करेंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ का काम जब ये करेंगी तो क्या होगा ना मेरा, इसके अंदर देखिए ध्यान से,
मैंने ले लिया Al2O3 सॉलिड, यानी कि ये जो है वो अभी इम्प्योर है। कैसा है? इम्प्योर है। इसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊँगा, सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊँगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये मेरा वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, ये मेरा वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है गाइस? एक्वस है। कहने का मतलब ये अब मेरा वाटर सॉल्यूबल हो चुका है। मैंने जो मिक्सचर लिया हुआ है उसके अंदर मेरी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के अंदर हैं, और इसने एक अलग एक्वस कॉम्प्लेक्स बना लिया है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। बट क्या मुझे ये चाहिए? ना, मुझे ये तो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना और का कंसेंट्रेशन चाहिए, मुझे मेरा एल्यूमिना चाहिए जो मेरे को इसके अंदर से निकालना था। तो मेरा क्या ये एल्यूमिना है? बिल्कुल एल्यूमिना नहीं है। तो मैं इसके अंदर फर्दर क्या करूंगा? इस सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस पास करवाऊंगा। इस सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस पास जब मैं करवाऊंगा तो मेरा ये एक अगेन एक सॉलिड हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस सॉलिड हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स को मैं अगर फर्दर अगर हीट कर दूंगा तो मेरे पास मेरा एल्यूमिना प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। मेरा जो एल्यूमिना है, मेरा जो ओर है, वो मेरे को प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से एल्यूमिना को अलग कर लिया, मैंने यहाँ से एल्यूमिना को अलग कर लिया, उसको ड्राई कर लिया, उसको हीट कर लिया, जैसे कि आपको ये टेम्परेचर दिख रहा होगा। तो क्लियरली मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इम्प्योरिटीज़ को सॉल्वेंट में ही रहने दिया, इम्प्योरिटीज़ को सॉल्वेंट में ही रहने दिया, यानी कि जो सिलिकेट्स थे यहाँ पे, जो सिलिकेट एज एन वो थे, तो सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। आप लोगों को ये लाइन दिख रही होगी। क्लियरली इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर ही रह गई। ये सॉलिड फॉर्म में जो आया मैंने उसको हीट कर लिया और मैंने अपना प्योर फॉर्म का एल्यूमिना निकाल लिया। तो ये थी आपकी प्रॉपर लीचिंग की टेक्निक। अब आपको करना यूँ है कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस निकालनी है। ये 3 प्रोसेस आप लोगों को अलग से लिखने हैं, और इनके जो टेम्परेचर और ये जो प्रेशर है जिस पे ये काम किया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप आप इसके अंदर से कुछ मटेरियल अपने आप से निकाल लेंगे। इम्प्योरिटीज़ अलग लिख सकते हो आप लोग, उसके बाद ये प्रोसेस लिख सकते हो। बॉक्साइट और लेना है आपको अलग करके, क्या मिल गया? एल्यूमिना मिल गया। ये सारी बातें आप लोग लिख सकते हो। क्लियरली क्या एल्यूमिनियम ही ऐसा एलिमेंट है जो लीचिंग से निकल सकता है? नहीं, ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं। मेरे पास मेरा गोल्ड है, मेरे पास मेरा सिल्वर है, ये सारे के सारे गाइस भी इस प्रोसेस से मैं अलग कर सकता हूँ। और इस प्रोसेस से अलग करने के लिए मेरे को सॉल्वेंट अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो क्लियरली वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये 2 प्रोसेस भी आप लोगों को याद रखने हैं जो गोल्ड और सिल्वर अलग करने के लिए लगाए जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में करने हैं? O2 की प्रेजेंस में करने हैं। तो आई होप ये ना थ्योरेटिकल चैप्टर है गाइस, और थ्योरेटिकल चैप्टर्स को हम लोग क्या करते हैं ना, थ्योरेटिकल चैप्टर्स को हम लोग बार बार बुक से इसीलिए कर रहे हैं कि इसी के अंदर से ही डायरेक्ट मुझे आकर के मेरे क्वेश्चन आते हैं। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही 4 बार पढ़नी है थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए, और आप लोगों का काम हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।